हेलो एवरीवन, दिस इज़ द चैनल मैथ आसान तो है। दिस इज़ द लेक्चर 4 जिसमें हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने फॉर्मेशन ऑफ पीडीई तक लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। लीनियर का मतलब हम लोग हमेशा समझते हैं कि जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1 होने का मतलब हो गया कि वो इक्वेशन लीनियर कहलाती है। ठीक है? तो अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if it is of the first degree in the dependent variable and its partial derivative and also they are not multiplied together। क्योंकि अगर वो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे होंगे तो भी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है? और दूसरी बात, अगर हर एक टर्म इक्वेशन का जिसमें हर एक टर्म इक्वेशन का जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो या फिर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ऐसी इक्वेशन है तो उन इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है? तो कुल मिला के क्या बात समझ में आ रही है हमको कि लीनियर इक्वेशन वो हो गई जब हमारे पास हम कोई भी पीडीई लिख रहे हैं। सपोज मैं ये एक पीडीई लिख रही हूँ, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है? और डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सपोज मेरे पास ये एक पीडी है, तो ये लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखोगे तो डिग्री डिग्री हमारे पास 1 है। ठीक है? तो ये लीनियर है। और होमोजीनियस ये है क्योंकि इसका हर एक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल हम जो जानते हैं कि z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, हम समझ चुके थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। तो हमने पहले ही पता कर लिया था कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिसका हर एक टर्म में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो हम समझ ही चुके हैं कि जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो जब जो हमारे पास डेरिवेटिव आते हैं वो हमारे इक्वेशन बनाते हैं पीडी। ठीक है? तो लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बात समझ में आ रही है। जो भी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 हो और जिसके हर एक टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो हम उन इक्वेशंस को लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? अब बात आती है, इसी में एक कैटेगरी आती है क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्वासी लीनियर पीडी। ठीक है? अब क्वासी लीनियर पीडी कौन सी होती है? क्वासी लीनियर पीडी वो होती हैं जिसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है? उसकी डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमको बस उसी को देखना। अगर उसकी डिग्री 1 है तो हम कहेंगे हाँ वो क्वासी लीनियर पीडीई है। बाकी अगर किसी और टर्म की डिग्री 1 से ज्यादा हो वो या फिर वो नॉन लीनियर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा जेड डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब आप देखो, पहले तो इसमें ये चेक करो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। तो हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये है। हमारी क्या कंडीशन है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिग्री है, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो 1 होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट 1 नहीं है? 1 है। इसका मतलब कि ये हमारी क्वासी लीनियर पीडीई कहलाएगी। ये हमारी क्वासी लीनियर पीडीई कहलाएगी। अब आप ये भी देख लो कि आप देख रहे हो जो बचा हुआ टर्म है उसकी पावर, मतलब उसकी डिग्री 1 नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी क्वासी लीनियर इक्वेशन पहचानने का यही तरीका है कि हम सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखिए, उसकी डिग्री हमारे पास 1 होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमको जो ये फॉर्म क्वासी लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म बनता है, जर्नल फॉर्म, वो हमारा ये बनता है। अगर हम इसके जर्नल फॉर्म की बात करें, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वासी लीनियर पीडीई
तो इसका जो जनरल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल लिख रहे हैं तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है कैपिटल पी, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, फिर प्लस कैपिटल क्यू जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, फिर डेल जेड बाई डेल वाई, और इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये जनरल फॉर्म होता है हमारा क्वासी लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें कि पी और क्यू इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है और आर इज अ लीनियर इन द जेड। ठीक है, तो ये हमारी क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मतलब हमको क्वासी कैसे पहचानना है। अब हम बात करते हैं इसी के बाद, इसी से बनती है क्वासी लीनियर इक्वेशन से ही हमारी जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन बनती है, जिसका नाम है लाग्रेंजेस लाग्रेंजेस इक्वेशन। लाग्रेंजेस इक्वेशन ये हमारी इसी से बनती है, क्वासी लीनियर पीडीई से बनती है हमारे पास। ठीक है, तो लाग्रेंजेस इक्वेशन क्या होती है एक्चुअली में? लाग्रेंजेस इक्वेशन एक्चुअली में इसी फॉर्म में होती हैं जो हमारा क्वासी लीनियर पीडीई हमने लिखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, the partial differential equation of the form pp plus qq equal to r, where capital P, capital Q and capital R are the function of x, y, z। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्म होता है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वासी लीनियर PDE of the first order, of the first order। तो ये जो हमारा फॉर्म बनता है जिसको हमने क्वासी लीनियर से ही बनाया हुआ है, इस फॉर्म को हम कहते हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लाग्रेंजेस इक्वेशन। मतलब कि हमारे पास जो ये बन के आया है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ये हमारा एक्चुअली में लाग्रेंजेस इक्वेशन, और ये बनी कहाँ है, कहाँ से है? क्वासी लीनियर पीडीई ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर से हमारी ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये हमारी मेन लाग्रेंजेस इक्वेशन होती है। ठीक है, अब हमको लाग्रेंजेस इक्वेशन पता चल गई कि ये होती है। आपको मैं फिर से याद दिलाने के लिए बता देती हूँ कि जो इसमें कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं, और जो स्मॉल पी है उसको हम पहले ही अभी पढ़ के आ चुके हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स होगा। जो स्मॉल क्यू है वो डेल जेड बाई डेल वाई होगा। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने दोबारा से बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसका सॉल्यूशन प्रोसीजर पढ़ना चाहते हैं, मतलब हम इसका वर्किंग रूल पढ़ना चाहते हैं कि हम लाग्रेंजेस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वर्किंग रूल ऑफ द लाग्रेंजेस इक्वेशन, वर्किंग रूल ऑफ द लाग्रेंजेस इक्वेशन, ये हमको पढ़ना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी इक्वेशन को किसी भी जो लाग्रेंजेस इक्वेशन फॉर्म है, जो कि फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसमें हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन ये होता है कि कंपेयर कर लो आप, कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, एंड गेट, हमको फाइंड आउट करना है कैपिटल पी की वैल्यू, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है। फिर स्टेप टू होता है, स्टेप टू में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म होता है इसका dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। ये हमारी लाग्रेंजेस इक्वेशन होती है, और इसमें हमको पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R।
तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे पी क्यू आर की, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हमको क्या करना होता है, स्टेप 3। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो हमने ये 3 इक्वेशन बनाई हैं, इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई हैं। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हमको इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन by the grouping method or by multiplier method or by both to get two independent solutions u equal to a and v equal to b। अब ये जो मैंने u इक्वल टू a और v इक्वल टू b लिखा है, इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। ये u इक्वल टू a का मतलब है एक साइड वेरिएबल और एक साइड कांस्टेंट फॉर्म बन जाना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन भी इसी तरह करना है कि एक साइड वेरिएबल्स और दूसरे साइड कांस्टेंट फॉर्म बन जाना चाहिए। वेरिएबल्स मेरे पास यही है ऊपर एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट आप a भी ले सकते हैं या c1 c2 भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मैंने 2 मेथड्स हमको यूज करने हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आगे हम देखेंगे उन मेथड्स के बारे में। अभी हम स्टेप 4 लिखते हैं। जब मेरे पास ये 2 सॉल्यूशंस आ जाए, देन आपको लिखना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है पाई ब्रैकेट, जो वेरिएबल वाला साइड है जिसको मैंने पहले बताया है कि u, पहले वाले सॉल्यूशन में u, कॉमा दूसरे वाले सॉल्यूशन का वेरिएबल वाला पार्ट v इक्वल टू 0। या तो आप ये लिख सकते हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी सॉल्यूशन आता है कि एक फंक्शन दूसरे का एक सॉल्यूशन दूसरे के कोई रिलेशन फॉर्म में बन पाता है, तो v एफ यू इक्वल टू v, ये हमारा दूसरा टाइप भी बन सकता है, बट ये बहुत रेयर बनता है। मैक्सिमम टाइम आपका फर्स्ट यही वाला फाई करके ही आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने ये वर्किंग रूल समझ लिया कि हमको वर्किंग रूल कैसे करना होता है लैग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। एक छोटा सा कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी क्वासी लीनियर इक्वेशन होती है, जो क्वासी लीनियर इक्वेशन होती है, ये क्वासी लीनियर इक्वेशन जो होती है, ये जो हमारी होती है, इससे बना होता है हमारा लैग्रेंजेस इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो लैग्रेंजेस इक्वेशन है वो सबसेट ऑफ क्वासी लीनियर इक्वेशन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि लैग्रेंजेस इक्वेशन, तो लैग्रेंजेस इक्वेशन सबसेट होती है क्वासी लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। ये मैंने आपको केवल याद रखने के लिए बताया है। और लैग्रेंजेस इक्वेशन सॉल्यूशंस फाइंड किए जा सकते हैं, बट हर एक क्वासी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है लैग्रेंजेस के तरीके से, ठीक है। अब हम चूंकि 2 मेथड के बारे में ऊपर बात कर चुके हैं, तो हम वन बाय वन इन मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, तो हम इनको क्वेश्चंस करके देखेंगे ग्रुपिंग मेथड कैसे काम करता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ग्रुपिंग के नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम ग्रुपिंग कर पाए, मतलब हम जब वेरिएबल्स को अलग अलग करके सेपरेट करके मतलब इंटीग्रेट कर पाए, तो हमारा वो ग्रुपिंग मेथड कहलाता है। जिसके लिए एक प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 1, ये है हमारे पास वाई जेड टी माइनस एक्स जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम मैंने आपको स्टेप्स में क्या बताया है कि आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से आपको करना है कंपेयर। तो गिवन इक्वेशन को आप देख रहे हो, इसमें फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, क्योंकि केवल पी और क्यू यूज हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। डिग्री 1, क्योंकि ये डेल जेड बाई डेल एक्स होता है और ये डेल जेड बाई डेल वाई होता है, तो डिग्री भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। तो ये लैग्रेंजेस इक्वेशन फॉर्म बना सकता है और बना रहा है। तो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। अब हमने इसको कंपेयर करा, तो कैपिटल पी की वैल्यू हमारे पास हो गई वाई जेड, कैपिटल क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का एक्स जेड, और कैपिटल आर की वैल्यू हो गई हमारे पास एक्स वाई, ठीक है।
इसके बाद हमने आगे स्टेप पढ़ा था कि हमको लिखना होता है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन थी dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो dx अपॉन कैपिटल P की वैल्यू yz इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स जेड इक्वल टू dz अपॉन xy। अब आपको नाम देना है इनका इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक, अब आप ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि जब आप ग्रुपिंग करें तो आप ये ध्यान रखें कि जो ऊपर डेरिवेटिव्स हैं एक्स वाई जेड के, आपको ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि अगर आप इनको सेपरेट करें तो एक्स के साइड सिर्फ एक्स वाला ही हो, वाई के साइड सिर्फ वाई वाला हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इसको इंटीग्रेट करना है और पार्शियल इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमको इसको इंटीग्रेट किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। तो कोई आपको यही करना है कि आपको एक्स को एक्स के साइड रखना है, वाई को वाई के साइड रखना है। ठीक है, तो सपोज मैं पहला वाला और सेकंड वाला इक्वेशन ले लेती हूँ, जिसमें कि हम देख रहे हैं dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स जेड। अब आप ये ध्यान रखिए कि ऊपर आप देख रहे हैं dx और dy है, इट मीन्स मेरे पास सिर्फ x और y के ही टर्म्स बचने चाहिए, हमको z नहीं चाहिए। और आप देख भी रहे हैं पहले और दूसरे में अपने आप ही z कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमको सिर्फ x और y के टर्म्स मिल रहे हैं। अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो x dx इधर भेज दिया मैंने, माइनस वाई डी वाई। अगर हम अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर बाई टू, प्लस हम कांस्टेंट को तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो हमने बाई टू में ही लिख दिया, जिससे कि हमारा डिवीजन का सारा टू हट जाएगा। तो ये फाइनल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1। अब मैंने आपको ऊपर जैसा सोल्यूशन बताया था कि u इक्वल टू ए, एक साइड वेरिएबल और एक साइड कांस्टेंट फॉर्म बन के आ गई, एक सोल्यूशन हमारा आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आप पहली और तीसरी इक्वेशन भी ले सकते हो, बस ध्यान रखिएगा आपको x और z में टर्म्स बचे रहने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा y कैंसिल हो रहा है पहले तीसरे में, या फिर आप दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं जिसमें कि y और z के टर्म्स बचने चाहिए। तो आपका देखिए x कैंसिल हो रहा है दोनों में, तो कोई भी एक सोल्यूशन हम ले सकते हैं, या तो आप पहला तीसरा ले लें या दूसरा तीसरा ले लें। तो मैं पहला और तीसरा ले लेती हूँ। अगर कोई दूसरा तीसरा लेता है, अगर आंसर्स दोनों के अलग अलग आ रहे हैं तो वो गलत नहीं कहा जाता है। तो मैंने पहला लिया dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू, और तीसरा था dz अप, पहला और तीसरा dz अपॉन एक्स वाई। अब हमको सिर्फ x और z चाहिए, y कैंसिल हो गया, x के साइड x को भेज दिया, z के साइड z को भेज दिया। अब आपने करा इसको इंटीग्रेट, तो आपके पास इंटीग्रेशन के बाद आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस C2/2। फाइनली ये 2 हटाने के बाद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। ये आपका सेकेंड फॉर्म बन गया, जैसे b इक्वल टू b बना था। अब हमको फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखना है, तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा आपका फाई पहले वाले का वेरिएबल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाई स्क्वायर कॉमा दूसरे वाले का वेरिएबल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 0। ये आपका फाइनल आंसर इसका बन के आएगा इस क्वेश्चन का। तो ये ग्रुपिंग था जब आपने इस तरीके से सेपरेट करा। अब ग्रुपिंग के कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लेक्चर 5 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के लेक्चर्स। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।